तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मास स्प्रिंट सिस्टम अगर वर्टिकल पोजीशन में रखा हो तो उसका ऑसिलेशन के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं ये सीखा था। अगर यही पूरा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हो तो कैसे करें, चलिए देखते हैं। मास स्प्रिंट सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऐसा करते हैं। ये वर्टिकल वॉल है मान लेते हैं ऐसे, और ये टेबल है, इसमें एक ब्लॉक रख रहा है, कोई लकड़ी का कोई गुटका या कुछ ऐसा, और ये स्प्रिंट से बंधा हुआ है। ये स्प्रिंट की नेचुरल लेंथ भी है। यहाँ तक स्प्रिंट नेचुरली यहाँ तक अपनी लेंथ पे नेचुरली खींचता है। उसके साथ मैंने ये mg वेट का या m मास का ब्लॉक लगा दिया। ठीक हो गया। तो लेंथ तो वही रहनी है अभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया गया और ये ब्लॉक यहाँ पहुंच जाता है बच्चों। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो इसे x मान लेते हैं इस पर, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं। आपने ऐसे खींचा तो अब होगा क्या, ये हॉरिजॉन्टल क्योंकि हम स्मूथ मानेंगे सरफेस को, मतलब फ्रिक्शन नहीं लेंगे। और ये जो नहीं लेंगे हम लोग बोलते हैं, इन्हीं चीजों से समझ में आता है कि चीजें एज्यूम्शन पे डिपेंडेंट है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, फ्रिक्शन बहुत कम है तो हमने उसे नेगलेक्ट कर दिया। तो अब ये जो हमने एडिशनल खिंचाव किया है एक्स, इसकी वजह से ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, थोड़ा पीछे जाएगा लेफ्ट साइड में, थोड़ा राइट। तो ये ऑसिलेशन का जो एक्सप्रेशन है क्या होगा, ये बातचीत करते हैं। चलिए देखिए, let us consider a spring of spring constant K, spring constant K, and negligible mass. Negligible mass. It is trapped on a smooth horizontal table. जब स्मूथ बोल दिया तो फ्रिक्शन जीरो हो गया। हॉरिजॉन्टल टेबल एज सो जैसे दिखाया गया है। ठीक होगी। तो एक तरफ से दीवार से बंधा हुआ है और अपने नेचुरल लेंथ पे था। अब मैंने उस पे एक ब्लॉक ऐड कर दिया उसके साथ m मास। लेट अ ब्लॉक, नॉर्मली हम उम्मीद करते हैं वुडन ब्लॉक हो गए, ऑफ मास m be added, be connected with the spring. स्प्रिंग के साथ एक हमने मास कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक्स डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। लेट अस अप्लाई an additional force F to extend the system. सिस्टम का मतलब मास स्प्रिंग सिस्टम,
to extend the system by a distance h. By a distance h काफी छोटा होगा, छोटा सा, so that it starts oscillating. स्टार टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा है। तो बाय हुक्स लॉ हम एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो हम लिख सकते हैं इलास्टिसिटी की वजह से। तो बाय हुक्स लॉ एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन। यहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो फिर आप बताइएगा, हियर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इंप्लाइज dx अपॉन dt क्या हो जाना चाहिए, इज वेलोसिटी। तो फिर d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर क्या होना चाहिए, इज एक्सेलरेशन। बच्चों कुछ नहीं है, चीजें एक बार समझ जाओ, किसी भी लेवल पे पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जब एक्सेलरेशन आपको ऐसे पता है तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, m इंटू ए की जो एक्सेलरेशन मतलब d2 इट्स अपॉन dt स्क्वायर। बस सब वही, फिर पहले जैसा पहली इक्वेशन वैसे ये दूसरी इक्वेशन। तो फिर अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get f equal to minus dx equal to m d2x upon dt square। तो यहां से फिर वही आ जाना है d2x upon dt square प्लस k upon m टाइम्स x equal to 0। जैसे हमने पिछले एक्सप्रेशन में एज्यूम करते आ रहे हैं k upon m को हमेशा ओमेगा स्क्वायर। तो भाई ये हॉरिजेंटल था तो मैंने x ले लिया, वर्टिकल था y ले लिया, उससे ज्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है। ये आ गई इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्चुअली बच्चों जब आप कैलकुलस पूरी पढ़ चुके होंगे 12th में, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो आप बनाना सीख लो उसको कैसे बनाते हैं, बाद में आप इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो अभी आपको इतने में ही काफी है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन समझ रहे हैं कि क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा वैरायटी की होती है, अपने आप में ये एक पूरा फील्ड है पढ़ाई लिखाई का मैथ्स में। This is the differential equation of mass oscillations of mass spring system. This is the differential equation of simple harmonic motion SHM of mass spring system. ठीक हो गया। तो टाइम पीरियड निकाल लीजिए, वही आना है यहाँ भी। तो टाइम पीरियड t है और ये 2 पाई अपॉन ओमेगा है, तो फिर वही 2 पाई रूट m अपॉन 3 आ जाए। मेरे ख्याल से इतना काफी है। अगर आप फ्रीक्वेंसी भी लिखना चाहें तो न्यू 1 अपॉन टी हो जाएगा। यहाँ एक ही एक्सप्रेशन बनेगा, पिछले वाले में वर्टिकल था तो mg डाउनवर्ड था, यहाँ हॉरिजेंटल है। तो बच्चों वहां वर्टिकल में एक एडवांटेज है, वहां टाइम पीरियड अंडर रूट L अपॉन जी से भी निकाल सकते हैं।
और 2π√m/k से भी निकाल सकते हैं। और लेकिन वो अगर हॉरिजेंटल पोजीशन में है तो केवल इतना ही काफी है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर हम स्प्रिंट के पीछे इतना मेहनत कर क्यों रहे हैं। थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सोचते हैं। देखिए प्लीज, व्हाई स्प्रिंट बिकम सो इम्पोर्टेंट कि हमें पढ़ना पड़ रहा है कि साहब ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग तो हमने बचपन से देखे हैं, आखिर आप इसे पढ़ क्यों रहे। तो इसका जवाब ये है बच्चों कि कोई भी सिस्टम जो एनर्जी स्टोर कर सकता है वो इंसान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से। मनुष्य ये सोचता रहा जैसे हम चीजें स्टोर करते हैं तो बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। मनुष्य ने बर्तन क्यों बनाए, ताकि उन बर्तनों में कुछ रखा जा सके। ठीक है, लेकिन एक दौर के बाद हमें लगा कि हम एनर्जी को भी स्टोर कर सकते हैं क्या, और हम करते हैं बच्चों। आपके मोबाइल की बैटरी क्या है, आप सोचिएगा, आप उसमें एनर्जी स्टोर ही तो करते हैं। वो एनर्जी से आपका मोबाइल फोन चलता है धीरे धीरे, और जितना एनर्जी खर्च हो जाती है बाद में रिचार्ज करना पड़ता है। ये हम सभी पे लागू है। मोबाइल के साथ है, हमारे घरों में कई जगह इन्वर्टर लगा होता है, वो भी है। हम खुद खाना खाते हैं, वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। सांस लेते हैं, वो भी है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। हम थक जाते हैं तो हम री एनर्जाइज होने के लिए दोबारा खाना खाते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज तो जरूरी है। ये शरीर जो है एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, ये तो ठीक है। तो जो हमारी बैटरी है, टॉर्च के सेल है, वो भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पर स्प्रिंग का क्या रोल है, आप उसे समझिएगा। स्प्रिंग भी मैकेनिकल एनर्जी की स्टोरेज डिवाइस है बच्चों। इनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। ये भी एसएचएम कर रहे हैं, तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमने एसएचएम के लिए पढ़ा था, वो एनर्जी यहाँ भी स्टोर होती है। अच्छा, एनर्जी स्टोर होती है तो फिर आप एनर्जी यहाँ दिखती तो है नहीं, एनर्जी का अनुभव होता है। कैसे होता है बच्चों, थोड़ा सा इसको समझते हैं। आप लोगों ने गाड़ियों में सॉकर शब्द सुना होगा। ये कॉमन वर्ड है जो सभी गाड़ियों में यूज होता है नॉर्मली। शॉक होता है झटका, तो सॉकर ही जो बेसिकली वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी। किसी गाड़ी में जैसे पहले स्कूटर आता था बजाज का, एक चेतक किसी दौर में, तो बच्चों उसमें जो सीट होती थी उसमें दो अलग अलग सीटें होती थी, 8 सीट यहाँ पर 8 सीट यहाँ पर। और सीटों के नीचे अगर पुराना स्कूटर आप देखेंगे तो स्प्रिंग लगे होते थे। तो जब कहीं भी झटका लगता था रोड में, कहीं जर्क लगा, तो वो जर्क जो है टायर के थ्रू आपकी बॉडी तक भी जाएगा। लेकिन बीच में आपका स्प्रिंग सिस्टम है तो ये काफी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितना झटका लगा है उतना आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचेगा। और ये स्प्रिंग जो है ये उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे, लेकिन जर्क नहीं लगेगा। अब अच्छी गाड़ियां जो होती हैं, महंगी गाड़ियां जो होती हैं, वो वॉल्वो की बस भी हो सकती है, कोई महंगी कार भी होती है। एक ऑर्डिनरी कार में और उसमें और फीचर में भी अंतर होता है, लेकिन एक बड़ा अंतर होता है शॉक एब्जॉर्बर। एक बेहतर गाड़ी में जब आप बैठे होते हैं तो गाड़ी में झटके कम लगते हैं। ये झटके तो उतने ही लगने चाहिए, गड्ढा तो उतना ही था। होता क्या है कि स्प्रिंग सिस्टम इतना जबरदस्त होता है कि वो मैक्सिमम जर्क को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे स्पंज होता है ना, वो पानी को खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पंज हम लोग देखते हैं। ऐसे ये स्प्रिंग जो है वो जर्क को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपकी बॉडी पे जर्क मिनिमम पड़ेगा तो आपको डैमेज कम होगा बॉडी में।
जो लोग टू व्हीलर पे आजकल ज्यादा यात्राएं करते हैं, स्पेशली जो स्कूटी जो आती हैं, बच्चों उनका सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही खराब है या नहीं के बराबर है। तो जो लोग उनको लंबे समय तक चलाते हैं, तो ब्रेकर्स हैं, रोडों में गड्ढे हैं, तो वो जर्क सीधे सीधे आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और लॉन्ग टर्म में आपको इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि वो रिपेयर करना नामुमकिन हो जाए। स्प्रिंग वहां पर बहुत यूजफुल है, मैं बार बार कर रहा हूं, तो आपको ये समझ में आया होगा कि स्प्रिंग एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब ठीक है, वो बहुत ज्यादा देर तक एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते, लेकिन हमारे लिए उतना काफी है। उतने में भी एनर्जी काफी स्टोर होकर धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी, तो हमें नुकसान मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। उम्मीद है स्प्रिंग का एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है और इसका और भी क्या क्या फायदे हैं। जैसे अभी मैंने केवल स्प्रिंग का एलिमेंट्री समझाया, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसमें दो स्प्रिंग या दो से ज्यादा स्प्रिंग को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ें, पैरेलल जोड़ें, तो कंबाइंड इफेक्ट कैसे निकाला जा सकता है ये देखेंगे। तो जैसे आप सीरीज में रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस के तौर पर पढ़ते हैं, ऐसे स्प्रिंग का भी देखेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अभी इतना काफी है। धन्यवाद।